हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीनियस स्टडी। हमने अपनी पिछली वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन कंप्लीट किया था 2 पार्ट्स के अंदर। आज हम इसके 3 पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन के बारे में। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन। इमेजिन मतलब सोचना। यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट। आप एक आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन डैट यू वुड लाइक टू आस्क हिम या हर। तो 5 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनानी है आपने, जो आप उनसे पूछना चाहती हैं या चाहते हैं। ओके, तो इसका आंसर है व्हाट इज़ अ आर्कियोलॉजी। आप उनसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आर्कियोलॉजी है क्या। ओके, दूसरा है व्हाट डज एन आर्कियोलॉजिस्ट डू। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं। ओके, इसका थर्ड पॉइंट आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सकेवेशंस। इस एक्सकेवेशन जो होता है, जो ज़मीन के नीचे खुदाई वगैरह होती है, किस तरह का प्रोसेस उसके अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन हाउ डज आर्कियोलॉजिस्ट डिटरमाइन द एज ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्कवर फ्रॉम एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से, जैसे उन्हें कोई खुदाई करने में कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो उसको किस तरह से डिस्कवर करते हैं कि ये कितने साल पुराने निकला है। जैसे उन्हें कोई टूल्स वगैरह मिला हो, कोई औजार मिला हो, कोई वेपन मिला हो, तो वो किस तरह से उसको मेज़र करते हैं कि ये इतने साल पुराना है, ये 2500 ईयर्स एगो पहला है या 4000 ईयर्स 100 पहले है। तो कौन सी, मतलब उनका वो है, डिटरमाइन कैसे करते हैं उसकी एज को कि ये कौन से टाइम का है। ओके, आपका 5 क्वेश्चन जो आप उनसे पूछ सकते हैं। वाई आर सिंबल इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। सिंबल्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट में, आर्कियोलॉजी के लिए। सिंबल्स मतलब होते हैं निशान, चिन्ह। जैसे हम देखते हैं कि हमने मैन्यूस्क्रिप्ट देखी हैं जो हमारी बुक के अंदर दी हुई थी, इंस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें साइन वगैरह हैं, तो वो किस तरह से हेल्प करते हैं आर्कियोलॉजी की फील्ड में। ओके, ये 5 क्वेश्चन है जो लिस्ट 5 क्वेश्चंस की है, जो किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट से इंटरव्यू लेते हुए ये 5 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है मैच द फॉलोइंग। ये मैचिंग करनी है हमने। ओके, ये ऑलरेडी मैचिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई हुई है। अब हम देखते हैं कैसे। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में क्या था उस टाइम में, हंटिंग एंड गैदरिंग। नर्मदा वैली में हंटिंग एंड गैदरिंग होता था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये आंसर है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, नर्मदा वैली को हम हंटिंग एंड गैदरिंग इससे मिलाएंगे, क्योंकि नर्मदा वैली में हंटिंग होती थी, शिकार होता था, और गैदरिंग होता था मतलब जैसे जंगलों में जाके बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाते थे और जो भी उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कोई फ्रूट्स मिल गया, कोई फल मिल गए, वो कलेक्ट करके लेके आते थे अपने खाने के लिए। ओके, दूसरा है मगधा। मगधा है द फर्स्ट बिग किंगडम। इसके बारे में हमने अपने लेसन में पढ़ा था कि सबसे बड़ी किंगडम कौन सी थी, मगधा। ओके, गैरो हिल्स, गैरो हिल्स में क्या हुआ था, अर्ली एग्रीकल्चर, वहाँ सबसे पहले खेती शुरू हुई थी। ओके, हमारा फोर्थ है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसके बारे में यहाँ ये इसकी मैचिंग है। द फर्स्ट सिटीज़, यहाँ सबसे पहले इंडस वैली में, इंडस रिवर के पास और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास सबसे पहले सिटीज़ बनी थी। ओके, अगला है हमारा लास्ट है गंगा वैली। ओके, गंगा वैली को किससे मिलाना है, सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ओके, इसको गंगा वैली को हम इससे मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह से आपने इन्हें मिलाना है। नर्मदा वैली को हंटिंग एंड गैदरिंग से मिलाना है, मगधा को द फर्स्ट बिग किंगडम से मिलाएंगे, गैरो हिल्स को अर्ली एग्रीकल्चर से, और इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को द फर्स्ट सिटीज से, गंगा वैली को सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है मैच द फॉलोइंग का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट में और इंस्क्रिप्शन में एक मेजर डिफरेंस बताना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट दे वर रिटन बाय हैंड, ये हाथ से लिखी जाती हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ, ये पाल्म जो होता है एक ट्री का नाम है, उसकी लीव्स पे लिखी जाती हैं। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड
बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च, ये एक ख़ास बिर्च नाम का जो बिर्च जो होता है, नोन एज द बिर्च ट्री, ट्री का नाम है, उसकी बार्क को कट करके स्पेशली इसे डिज़ाइन किया जाता है, विच ग्रो इन द हिमालयस, जो हिमालयाज में ही मिलते हैं ये वाले ट्री। ओके, ये है मैन्यूस्क्रिप्ट हमारी। अब हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्यों डिफरेंस होता है इससे। ओके, these are writing engraved on relatively hard surface such as stone or metal। ये वाली राइटिंग जो होती है इंस्क्रिप्शंस, वहाँ लिखा जाता है ज़्यादातर हार्ड जो स्टोन्स के पत्थरों के ऊपर या मेटल के ऊपर, वहाँ पर लिखा जाता था इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जो होते थे राजाओं के द्वारा अपने बारे में बताने के लिए इंस्क्रिप्शंस वो लोग लिखवाते थे। वो अपने ऑर्डर्स वगैरह इंस्क्रिप्शंस खुदाई करके पत्थरों पर खुदवा दिया जाता था उनका, और उन्हें लगवा दिया करते थे कि ये मतलब हमारी प्रजा को ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये काम करने हैं और ये नहीं करने हैं। तो इंस्क्रिप्शन ये इस तरह से थे। मतलब वो जो थे मैन्यूस्क्रिप्ट वो तो पाल्म लीफ पे लिखे जाते थे, पत्तों वगैरह पे, लीव्स पे लिखे जाते थे, लेकिन इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे और इस मेटल की किसी चीज़ों पे लिखे जाते थे ताकि उन्हें फिक्स कराया जा सके कहीं पर भी, और लोगों को ईजिली मतलब वो पढ़ा जा सके उनसे कि हमें ये काम राजा की तरफ से दिया गया है, हमें ये करना है और ये नहीं करना है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। ओके, यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है। रिटर्न टू रशीदा क्वेश्चन, हम अपने रशीदा के क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट, क्या आप बता सकते हैं उसका कोई आंसर। रशीदा का क्वेश्चन क्या था, जब हमने लेसन की शुरुआत की थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन रशीदा का था कि उसकी ने जब एक बार वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसने देखा था 100 ईयर्स एगो। वो इस लाइन पर अटक गई थी कि 100 साल पहले क्या हुआ है, कैसे पता कर सकते हैं हम कि उस टाइम में कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, कैसे मकान में रहते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो हम इसका आंसर क्या है, 1 कैन थिंक ऑफ 4 डिफरेंट वेज। ठीक है, इसके 4 तरीके हैं जिससे वो पता कर सकती है। पहला है इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस। ओके, हमारा पहला है इंस्क्रिप्शन, दूसरा है मैन्यूस्क्रिप्ट के ज़रिए हम पता कर सकते हैं, तीसरा है टूल्स एंड वेपन्स, उस टाइम के अगर हमें टूल्स और वेपन्स मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। रीडिंग द बुक्स रिटन इन द पास्ट, और जो बुक्स पास्ट में लिखी गई हैं उनके थ्रू हम जान सकते हैं कि उस टाइम में क्या हुआ होगा। ओके, ये 4 हमारे, ये हम सोच के बताना है कि ये 4 चीज़ें हैं हम। ओके, रशीदा ने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर कि वो इन 4 चीज़ों के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। ओके, हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट डेट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, हमें एक लिस्ट बनानी है सभी सब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट की जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, हमें ये भी बताना है कि इसमें से स्टोन के, पत्थर के कौन से हैं। ओके, आंसर है इसका द फाइंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट कुड बी ऑफ 9 डिफरेंट टाइप्स, उन्हें 9 तरह के चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक। ओके, इसमें फर्स्ट है बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पत्थरों की बनी हुई और ब्रिक्स की, ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग्स मिली हैं। दूसरा है कुछ पेंटिंग्स भी मिली हैं उन्हें, स्कल्पचर मतलब जो उन पर नक्काशी की जाती है, जैसे उस टाइम में जो बिल्डिंग्स होंगी उसके ऊपर जो मूर्तियाँ, मगर जैसे मूर्तियाँ बनी होती हैं, स्टैचू बने होते हैं, या उन पर खुदाई नक्काशी वगैरह जो की जाती है वह है। और फोर्थ है हमारा टूल्स, औजार मिले हैं, वेपन्स उनके जो युद्ध करने के जो उनके औजार थे वो, पॉट्स वगैरह मिले हैं उस टाइम के, पॉट्स मतलब जो घड़े वगैरह जैसे होते थे वो। और 7 है हमारा पेन्स वगैरह मिले हैं उस टाइम के, बर्तन। और 8 है हमारा ऑर्नामेंट्स, जो वो उस तरह के आभूषण या उनके जो ज्वेलरी वगैरह वो यूज़ करते थे वह है। और 9 है कॉइन्स, मतलब उस टाइम के सिक्के मिले हैं। ओके, ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक मिल चुकी हैं। ओके, द ऑब्जेक्ट डेट कुड बी मेड अप ऑफ स्टोन आर गिवन बिलो, दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ें हैं जो स्टोन की बनी हुई हैं, ये हैं। 1 नंबर पे आएगा बिल्डिंग्स, ये बने हैं स्टोन के मतलब पत्थरों के जो मिली हैं। टूल्स, ये भी स्टोन के हैं। वेपन्स मिले हैं, औजार। और ऑर्नामेंट्स जो उनके गहने हैं वो भी पत्थरों के मिले हैं। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है।
इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। आप क्या सोचते हैं कि ऑर्डनरी मैन मतलब साधारण आदमी और औरत क्यों अपना रिकॉर्ड जो वो काम करते थे उसका नहीं रख पाते थे। ओके, इसका आंसर है अनलाइक द प्रेजेंट डे, जैसे आज के हिसाब से, यहाँ तक कि आज भी रिकॉर्ड कीपिंग वाज नॉट इजी इन द पास्ट। आज भी अगर कोई रिकॉर्ड रखना चाहे तो वो इतना इजी नहीं है। रिकॉर्ड कीपिंग वाज नॉट इजी इन द अनलाइक द प्रेजेंट डे। लेकिन अनलाइक द प्रेजेंट डे मतलब कि आज की अगर आज से उसका कंपैरिजन किया जाए तो जो पास्ट में रिकॉर्ड रखना इजी नहीं था। पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती थी। आज तो हम फिर भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन पास्ट में इजी नहीं था। रिकॉर्ड वर यूजुअली मेंटेन्ड बाय किंग। रिकॉर्ड हमेशा किंग मेंटेन करते थे टू डिस्क्राइब देयर विक्टोरीज इन बैटल्स, कि उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं, किस किस के साथ फाइट की हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ किंग ही रिकॉर्ड रखते थे। दोज रिकॉर्ड वर मेंटेन्ड बाय इंस्क्राइबिंग ऑन स्टोन्स। ये वाले रिकॉर्ड ज़्यादातर रखे जाते थे इंस्क्रिप्शंस के उसमें, कि उन्हें पत्थरों के ऊपर खुदवा के लगवा दिया जाता था, जिससे पता चलता था कि ये वाली फ़ाइट हुई है और इसमें जीत हुई है और ये वाली फ़ाइट उससे हुई है। ओके, इस तरह से। विच वर नॉट एन ईजी टास्क, और ये कोई आसान काम नहीं था। डैट कुड बी कैरिड आउट बाय ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये इतना मुश्किल टास्क था, तो इसे ऑर्डनरी साधारण आदमी और औरतों के लिए कर पाना इम्पॉसिबल था। सिर्फ ये वाला काम जो कीप रिकॉर्ड रखे जाते थे सिर्फ राजा वगैरह ही रख सकते थे, उस टाइम के राजा या रानी। आम लोगों के लिए, साधारण आम जनता के लिए ये रिकॉर्ड रख पाना कि उन्होंने अपने, अगर कोई फार्मर भी है तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख सकता था उस टाइम में, कि उसने खेती में ये इस चीज़ों की खेती करी है, इनकी करी है, इतना इतना ज़्यादा वो फसल ग्रोथ करी है, तो वो कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकता। लेकिन ये काम सिर्फ किंग का होता था, सिर्फ किंग ही ये वाले काम करते थे। ओके, हमारा सिक्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लिव्स ऑफ किंग वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर। डिस्क्राइब करना है आपने 2 तरीक़ों से कि आप क्या सोचते हैं द किंग की ज़िंदगी डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स, किसानों की ज़िंदगी से किंग की ज़िंदगी, राजाओं की ज़िंदगी किस तरह से डिफरेंट है। ओके, हमें 2 तरीके बताने हैं। फर्स्ट है इसका, किंग्स हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर ऑल हिज सब्जेक्ट। किंग के पास अपनी पूरी पावर होती है हर उस टॉपिक के लिए। ओके, हर उस सब्जेक्ट के ऊपर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन। फार्मर्स हैड नो सच पावर्स। उसके पास अपना प्रोफेशन जो उसका ये है, किंग है वो, तो उसके पास पूरी पावर होती है। वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, किसी को भी जो भी उसने काम कराना है सिर्फ ऑर्डर देना होता है और सब उसका काम करते हैं, क्योंकि उसके पास पावर है। उन्हें डर होता है कि ना राजा से हमें कोई भी दंड मिल सकता है, पनिशमेंट मिल सकती है, इस तरह से। लेकिन फार्मर के पास कोई पावर नहीं होती है। ओके, ये तो फर्स्ट हो गया। हमारा सेकंड है, किंग लिव्ड इन पैलेस। किंग जो होते हैं वो महलों में रहते हैं। फार्मर्स हैड नो सच अपॉर्चुनिटीज़। फार्मर्स के पास, किसानों के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। वो जो उन्होंने अपना घर जैसे बनाया होता है, झोपड़ी है तो उसमें, या कच्चे मकान का घर है तो उसमें, वो उसी में ही रहते हैं। उनके पास कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि उनके लिए भी कोई अलग से जगह है। और उसका थर्ड पॉइंट है, द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम बाय वैगिंग बैटल्स। किंग जो होता है जिम्मेदार होता है अपनी किंगडम को, अपनी किंगडम मतलब अपने साम्राज्य को, अपनी प्रजा को बचाने के लिए बाहर की दूसरी बैटल से, मतलब जब कोई आके उनके ऊपर अगर अटैक करता है तो उससे बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किंग की होती है। वेयर एज द फार्मर्स, जबकि दूसरी तरफ जो किसान होते हैं, फार्मर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर जो हैं, किसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर्फ इतनी होती है कि उन्हें सिर्फ फसल उगानी है, वो और किसी चीज़ में उनका वो कुछ नहीं होता है। लेकिन किंग की पावर ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि वो किंग है, वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास पूरी पावर होती है। वो पैलेस में रहता है और वो हर तरह अपनी जैसे अपनी प्रजा है उसे बचाने के लिए, वो पूरी तरह से, उसे बचाने के लिए वो पूरी तरह से ज़िम्मेदार होता है कि अगर कुछ होता है, कोई बाहर से कोई उस पर अटैक करता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ राजा को ही माना जाता है। ओके, लेकिन फार्मर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ ग्रो क्रॉप, सिर्फ उसे अनाज ही उगाना है। ओके,
ओके, तो हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट होती है। लेसन हिस्ट्री का 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हमने इसकी पहली वीडियो डाली है। इस लेसन की फुल एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड किया था पार्ट 1 में। फिर उसका हाफ चैप्टर हाफ लेसन हमने पार्ट 2 में उसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। और इसका पार्ट 3 के अंदर अब हमने इसको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसका पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।